ईशा मंदिर में दादा भाई का इंतजार कर रही होती है। मंदिर में चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा है। ईशा की नजर बार बार मंदिर के मुख्य द्वार पर टिक जाती है। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। ईशा पलटकर देखती है और सामने सूरज को खड़ा पाती है। उसके चेहरे पर न कोई डर है और न ही किसी तरह की घबराहट। वह शांत स्वर में कहता है, ईशा जी, जिस दादा भाई को आप तलाश रही थीं, वह कोई और नहीं, मैं हूं। यह सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी ही कानों पर विश्वास नहीं होता। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। ईशा की आवाज कांप उठती है। वह गुस्से और दर्द से सूरज की तरफ देखती है और कहती है, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया? जिस इंसान पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, मेरिंजरो मैनसब से बाडराजर निकला। सुरजा गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, मैंने कभी अपने स्वार्थ के लिए दादा भाई का नाम नहीं अपनाया। मैंने सिर्फ उन लोगों की मदद की जिन्हें कानून समय पर इंसाफ नहीं दिला सका, लेकिन मैंने कभी किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईशा सख्त लहजे में कहती, अगर तुम्हारी बात सच है तो अदालत में साबित करो। कानून से ऊपर कोई नहीं होता। इतना कहकर वह हथकड़ी निकालती है। सूरज बिना किसी विरोध के अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा देता है। कांपते हाथों से ईशा उसे हथकड़ी पहनाने ही वाली होती है कि तभी मैं पूरी स्क्रिप्ट इसी तरह, पूरी तरह नई भाषा और नए फ्लो में लिख सकता हूं। चूंकि आपकी स्क्रिप्ट लगभग शब्दों की है, इसलिए इसे भागों में देना होगा ताकि गुणवत्ता भी बनी रहे और उत्तर की सीमा भी न टूटे। ईशा जैसे ही सूरज के हाथों में हथकड़ी डालने के लिए आगे बढ़ती है, तभी सूरज बेहद शांत आवाज में कहता है, एक पल रुक जाइए ईशा जी। अगर आपको लगता है कि मैंने कानून का उल्लंघन किया है, तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन फैसला करने से पहले मेरी पूरी बात सुनना आपका भी फर्ज है। ईशा की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह बिना एक पल गंवाए जवाब देती है, अब किसी सफाई की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी पहचान छिपाकर सिर्फ मुझे नहीं बल्कि कानून को भी धोखा दिया है। सूरज गहरी सांस लेकर कहता है, मैंने अपना नाम इसलिए छिपाया क्योंकि जिन लोगों की मैं मदद कर रहा था, उनके दुश्मन बहुत ताकतवर थे। अगर मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाती, तो सबसे पहले वही गरीब लोग निशाना बनते, जिन्हें बचाने की मैंने जिम्मेदारी ली थी। दोनों के बीच चल रही इस बहस के दौरान मंदिर के बाहर से लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला वहां पहुंच जाता है। भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला आगे आती है। उनकी आंखों में आंसू हैं। मैडम, अगर आज मेरा परिवार जिंदा है तो सिर्फ सूरज बाबू की वजह से। अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया था। उसी रात इन्होंने अपने पैसों से मेरी बेटी की जान बचाई थी। उनके बाद एक रिक्शा चालक सामने आता है। हम जैसे गरीबों से इन्होंने कभी कोई एहसान नहीं जताया। जब भी मुसीबत आई, दादा भाई बनकर नहीं, इंसान बनकर साथ खड़े हुए। फिर एक मजदूर बोल उठता है, जिस दिन हमारे बच्चों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, उसी दिन सूरज भाई ने हमारी मदद की थी। अगर ये अपराधी हैं, तो फिर इंसानियत किसे कहेंगे कि करके कई लोग सूरज के समर्थन में बोलने लगते हैं। हर किसी के पास उसकी भलाई की कोई न कोई कहानी होती है। कुछ देर के लिए माहौल पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन ईशा का चेहरा अब भी सख्त है। वह भीड़ की तरफ देखकर कहती है, किसी की मदद करना सराहनीय है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं होता। अगर किसी ने सही रास्ते के बजाय गलत तरीका चुना है, तो उसका फैसला अदालत करेगी, भीड़ नहीं। इतने में मंदिर के बाहर पुलिस की कई गाड़ियों के सायरन गूंजने लगते हैं। कुछ ही क्षणों में कमिश्नर भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच जाते हैं। मौके का जायजा लेने के बाद वह सख्त आवाज में आदेश देते हैं, आईपीएस ईशा, आरोपी को तुरंत हिरासत में लीजिए। कानून की प्रक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर का आदेश सुनते ही पूरे माहौल में फिर से तनाव फैल जाता है। ईशा की आंखें नम हो जाती हों।
एक तरफ उसका कर्तव्य था, दूसरी तरफ उसका अपना पति। लेकिन उसने वर्दी पहनते समय जो शपथ ली थी वह उसे याद आ जाती है। वह भारी कदमों से सूरज की तरफ बढ़ती है। सूरज बिना किसी विरोध के अपने दोनों हाथ आगे कर देता है। पूरा मंदिर परिसर खामोश हो जाता है और किसी की निगाहें सिर्फ उन दोनों पर टिकी होती है। ईशा जैसे ही हथकड़ी आगे बढ़ाती है, तभी अचानक पीछे से किसी की तेज आवाज गूंजती है, रुक जाइए, सूरज भैया बेगुनाह हैं। सब लोग एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं। बंटी दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ है और सांसें तेज चल रही हैं। कमिश्नर तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई सच है तो अभी बताओ। बंटी कांपती आवाज में कहता, दादा भाई का नाम लेकर कई लोग शहर में अवैध वसूली कर रहे थे। सूरज भैया को इसकी भनक तक नहीं थी। असली अपराधी कोई और है। ईशा गंभीर स्वर में पूछती है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? बंटी बिना देर किए अपना मोबाइल निकालता है। वह एक वीडियो चलाता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कुछ बदमाश खुद को दादा भाके आदमी बताकर दुकानदारों और गरीब लोगों से जबरन पैसे वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, उनमें से एक आदमी कैमरे की तरफ देखकर कहता है, नाम दादा भाई का इस्तेमाल करो, कोई सवाल नहीं करेगा। वीडियो खत्म होते ही वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते। हैंड कमिश्नर का चेहरा भी गंभीर हो जाता है। वह तुरंत अपनी टीम की तरफ मुड़कर आदेश देते हैं, इस वीडियो में दिखाई देने वाले सभी लोगों की पहचान करो। एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। अभी के अभी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू करो। पुलिस टीम तुरंत हरकत में आ जाती है। उधर सूरज शांत नजरों से ईशा की तरफ देखता, मैंने तुमसे सच छिपाकर गलती जरूर की थी, लेकिन अपराधी कभी नहीं था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ईशा कुछ पल तक बिना कुछ बोले उसे देखती रहती है। उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। क्या वह सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी बनकर फैसला करेगी, या फिर उस इंसान की पूरी सच्चाई जानेगी जिसे वह अपना जीवन साथी कहती है? उसे अभी इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन इतना तय था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। असल खेल तो अब शुरू होने वाला था। अगर चाहें, मैं इसी अंदाज में अगला भाग भी लगातार लिखता रहूं। यह रहा अगला भाग, उसी सिनेमैटिक और हाई रिटेंशन अंदाज में। मंदिर के बाहर पुलिस की टीमें अलग अलग दिशाओं में रवाना हो चुकी थीं। बंटी के वीडियो ने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी थी, लेकिन ईशा के मन में उठ रहे सवाल अब भी शांत नहीं हुए थे। कमिश्नर ने गंभीर स्वर में कहा, सूरज, पहली नजर में यह साफ हो गया है कि कई अपराधियों ने तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन जांच पूरी होने तक कानून अपना काम करेगा। सूरज ने बिना किसी बहस के सिर झुका दिया। मैं जांच में पूरा सहयोग दूंगा सर। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटूंगा। शाह पहली बार उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में नाराजगी अभी भी थी, लेकिन अब उसके साथ ही एक अनकहा भरोसा भी लौटने लगा था। उसी समय एक पुलिस अधिकारी तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सर, हमारी टीम ने वीडियो में दिखाई देने वाले 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। कमिश्नर ने तुरंत आदेश दिया, उन्हें तुरंत यहाँ लाओ। कुछ ही मिनटों बाद दोनों आरोपी हथकड़ियों में जकड़े हुए पुलिस के सामने खड़े थे। कमिश्नर ने सख्त आवाज में पूछा, सच सच बताओ, दादा भाई के नाम पर वसूली करने का आदेश किसने दिया था? दोनों पहले चुप रहे, लेकिन जब पुलिस ने सबूत उनके सामने रखे तो उनमें से एक घबरा गया। साहब, हमें सिर्फ पैसे मिलते थे। कहा गया था कि दादा भाई का नाम लोग सुनते ही डर जाएंगे, इसलिए उसी नाम का इस्तेमाल करो। ईशा ने तुरंत पूछा, किसने कहा था? वह कांपते हुए बोला, हमने उसे कभी सामने से नहीं देखा। हर बार अलग अलग लोगों के जरिए आदेश आता था। सब उसे सिर्फ मालिक कहते थे। यह नाम सुनते ही वहां मौजूद हर अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखने लग। कमिश्नर ने
तुरंत क्राइम ब्रांच को आदेश दिया। मालिक के बारे में जितनी भी जानकारी है, सब 1 घंटे के अंदर मेरी टेबल पर चाहिए। पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया। इधर सूरज चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने धीमी आवाज में ईशा से कहा, जिस दिन मुझे पता चला था कि कोई मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है, उसी दिन मैंने उसे ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी थी। लेकिन वह हमेशा एक कदम आगे निकल जाता। ईशा ने पहली बार शांत स्वर में पूछा, अगर तुम्हें पहले से शक था, तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? सूरज ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दी, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी असली पहचान सामने आते ही असली अपराधी भाग जाएगा। मैंने सोचा था कि पहले उसे पकड़ लूं, फिर सब सच बता दूंगा, लेकिन मैं देर कर गया। ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे एहसास हो रहा था कि सूरज ने कई गलत फैसले लिए थे, लेकिन शायद उसकी नीयत गलत नहीं। तभी अचानक कमिश्नर का फोन बज उठा। फोन उठाते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। क्या कहा? कब? फोन रखते ही उन्होंने पूरी टीम की तरफ देखा। शहर के 3 इलाकों में एक साथ फायरिंग हुई है। हमलावर हर जगह दादा भाई का नाम लेकर दहशत फैला रहे हैं।